मजा आ जाएगा भाई साहब, बहुत वैरायटी लाया हूं, इतना क्वेश्चंस कर लेना, मोर देन इनफ है। इफ वेक्टर्स दिस एंड दिस आर इक्वल वेक्टर्स देन द वैल्यू ऑफ ए इज। देखिए क्वेश्चन को सबसे पहले अच्छे से पढ़ना, मोटिव होना चाहिए। क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया, फिर ये दिमाग लगाओ कि क्या थ्योरी हमें आती है। थ्योरी अगर आती है तो भाई साहब क्वेश्चन बन गया। ये दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं। दो इक्वल वेक्टर्स क्या कहलाते हैं जरा बताइएगा। दो इक्वल वेक्टर्स क्या कहलाते हैं, मतलब कि कब होते हैं? जब दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम हो और दोनों का क्या हो, डायरेक्शन भी सेम हो। ठीक है, ये होते हैं इक्वल वेक्टर्स। क्या होते हैं? इक्वल वेक्टर्स, मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। ठीक है, ये आई कैप माइनस थ्री जे कैप प्लस फाइव के कैप है। देखो यहां भी वन आई कैप है, माइनस थ्री जे कैप है। तो भाई इक्वल कब होगा? जब ये माइनस ए किसके इक्वल हो जाए? फाइव के इक्वल हो जाए। इसका मतलब क्या हो गया कि ए की वैल्यू कितनी हो गई? माइनस फाइव हो गया। मतलब दोनों को इक्वल करना है। तो आई कैप के साथ जो लिखा है वो आई कैप के साथ यहाँ वन है, तो यहाँ भी वन है। यहाँ जे के साथ माइनस थ्री, यहाँ भी माइनस थ्री। और के साथ, के कैप के साथ फाइव है, तो यहाँ पे के कैप के साथ माइनस ए है, तो माइनस ए इक्वल टू फाइव लिख दिया, तो ए इक्वल टू माइनस फाइव आ गया। तो अब यहाँ क्या करोगे? ए इक्वल टू माइनस फाइव रखोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आई कैप माइनस थ्री जे कैप प्लस फाइव के कैप आ जाएगा। देखो दोनों इक्वल वेक्टर्स आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी विल बी, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए। गिवन दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर विल मेक एन एंगल विथ ए वेक्टर एज। अच्छा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर ए वेक्टर के साथ एंगल कितना बनाएगा आपको बताना है। सबसे पहले ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर फाइंड कर लेते हैं। देखिए कितना होगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो ये हो गया आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास माइनस ऑफ माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। ठीक है, ये कितना हो गया आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप प्लस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। मतलब ये आ गया तुम्हारे पास टू आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस टू के कैप। देख लीजिए, अब ये कोई वेक्टर है, मान लेते हैं ये सी वेक्टर है। ये कितना एंगल बनाएगा ए वेक्टर के साथ? कभी भी दो वेक्टर के बीच में एंगल पूछे ना तो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाना। तो देखो ये है सी वेक्टर और ये है ए वेक्टर। मान लेते हैं कि दोनों के बीच का एंगल थीटा बन रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा कि सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होगा तुम्हारे पास? सी ए कॉस थीटा होगा ठीक है, सी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड होगा तुम्हारे पास अंडर रूट फोर प्लस फोर, मतलब ये हो गया तुम्हारे पास अंडर रूट 12। तो इसको तुम क्या लिख सकते हो? ये लिख सकते हो क्या? बिल्कुल, तो ये हो गया तुम्हारे पास टू रूट थ्री। गजब। अच्छा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? देखो इसका मैग्नीट्यूड तुम्हारे पास होगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा तुम्हारे पास रूट थ्री। करके देख लीजिए, अंडर रूट वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर। अरे ये करोगे ना रे, आसान करेंगे। ये हो गया तुम्हारे पास। अच्छा अच्छा, और सी डॉट ए करोगे तो क्या होगा? देखो ये सी वेक्टर है और ये है कहां गया ए वेक्टर। तो सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर करो तो तुम्हारे पास कितना हो जाएगा? सी वेक्टर क्या है? टू आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस टू के कैप डॉट ए वेक्टर, मतलब आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वल टू सी इंटू ए, मैग्नीट्यूड सी इंटू ए, सी मतलब कितना? टू रूट थ्री इंटू ए मतलब कितना? रूट थ्री इंटू कॉस थीटा। देखो एक ही क्वेश्चन में कितनी वैरायटी मिल रही है, सीखोगे बहुत सारी चीजें सीखोगे। ठीक है, इतनी बातें हमको सर समझ में आती हैं, इतनी बातें सर हमको समझ में आती हैं। अच्छा, ये तुम्हारे पास कितना हो गया? टू इंटू वन टू, टू इंटू वन टू, टू इंटू वन टू। अरे डॉट प्रोडक्ट निकालना सिखाया था ना रे, आई जैक आई कैप और जे कैप और के कैप के फॉर्म में रहेगा तो बिल्कुल। तो ये हो गया तुम्हारे पास टू प्लस टू प्लस टू। अच्छा ये कितना हो गया? देखो टू थ्री जा सिक्स हो गया कॉस थीटा। अरे रूट थ्री थ्री, थ्री इंटू टू सिक्स, तो ये तुम्हारे पास कितना हो गया? सिक्स बाई सिक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू वन आ गई रही। कॉस थीटा वन कितने पे होता है? जीरो डिग्री पे होता है। थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री विल बी द करेक्ट आंसर। दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? जीरो डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। बात समझ में आई? हाँ सर, बात समझ में आई। अरे बढ़िया, सारे क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहले इसको जीतिए। चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन को, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू जीरो, देन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज, ये किसके इक्वल होगा? देखो अगर मैं बोलूं कि ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो है, ठीक है, ठीक है बिल्कुल सही, बहुत सही बहुत सही। तीन
वेक्टर्स हैं तीनों का, ये 0 है। चलो तो ये तुम्हारे पास कितना हो जाएगा जरा बताइएगा। तो ये हो जाएगा ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ठीक है, दोनों तरफ क्रॉस कर दो, दोनों तरफ क्रॉस करोगे तो कितना हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, तो इधर भी तुमको क्या करना पड़ेगा, माइनस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करो। ठीक है ठीक है ठीक। अब देखिए भाई साहब, देखिए ये कितना हो जाएगा, ये पैरेलल वेक्टर्स होंगे ना, इसको तुम क्या लिख सकते हो, माइनस को बाहर ही रखो और इसको खोलने की कोशिश करो तो ये हो जाएगा बी क्रॉस बी, फिर ये प्लस, फिर ये सी क्रॉस बी। ठीक है, आई बात समझ में। हाँ सर, अरे ये दोनों पैरेलल वेक्टर्स है ना रे, अरे बी वेक्टर दोनों के एंगल के बीच, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री, दो पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 0 0 0 0 0 0 0। अरे साइन 0 0 होता है ना, बिल्कुल। दो वेक्टर ए क्रॉस बी करोगे तो ए बी साइन थीटा एन कैप होता है ना, बिल्कुल। साइन 0 0, दो पैरेलल वेक्टर्स हो, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, तो ये चीज 0 होगी। अच्छा, तो ये क्या हुआ, माइनस ऑफ सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, माइनस ऑफ सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होगा, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर होगा, ये रेसिप्रोकल हो जाता है। अरे भाई साहब देखो, ये बताया था ना कि अगर दो वेक्टर्स हैं ए क्रॉस बी तो ये इक्वल टू क्या हो सकता है, माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। तो बी क्रॉस ए का माइनस करोगे तो ए क्रॉस बी बन जाता है, ये इंटरचेंज हो जाता है। तो वही चीज मैंने लिखा है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, बी क्रॉस सी आ गई। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। बात समझ में आई? हाँ सर, बात समझ में, यार झमाझम मजा दिला दिया सर। अब देखिए इस क्वेश्चन को, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज ऑफ मैग्नीट्यूड p। दो वेक्टर्स हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड p है। अच्छा, इफ b इज रिवर्स्ड, अच्छा, देन रिजल्टेंट इज ऑफ मैग्नीट्यूड q, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। अच्छा, मतलब क्या हुआ कि तुम्हारे पास क्या है, एक वेक्टर है a वेक्टर और b वेक्टर। ठीक है, मान लेते हैं दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो इसका रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो p है, उसकी वैल्यू कितनी होगी, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होगी। अच्छा, अब क्या किया जा रहा है, बी को रिवर्स कर दिया जा रहा है, मतलब कि जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये हो गया माइनस बी वेक्टर। अब इनके जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ रहा है वो क्यू आ रहा है रे भाई साहब। अब इसका और इसके रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है कैसे लिखते हैं, बस यहाँ पे लगा देते हैं माइनस, लगा दिए माइनस, चलिए, और थीटा वही रहेगा जो थीटा। अरे गजब, आपसे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू पूछी हुई है। अरे देखिए, इधर स्क्वायर कीजिए, इसका स्क्वायर कीजिए, ऐड कर दीजिए, तो ये हो गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो इसका पी स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ये और ये कैंसिल हो गया, तो हो गया ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अरे देखिए झम्मा झम करके देखिए, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, मतलब बी और सी को जब ऐड कर रहे हो तब ए मिल रहा है। अरे गजब, बी को ऐड करो सी को ऐड करो तो मिलता है ए वेक्टर। अरे यही ना रिजल्टेंट वेक्टर होता था, बिल्कुल सर। चलिए, अब क्या बोल रहा है कि सबका मैग्नीट्यूड है ए बी और सी का। ए का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है तुम्हारे पास, जो रिजल्टेंट है 5 है, और बी का दिया हुआ है 4, हाँ 4, और ये दिया है 3। तो एंगल बिटवीन ए एंड सी पूछा हुआ है, एंगल बिटवीन ए एंड सी। ए एंड सी कहाँ है भाई साहब, ए एंड सी, अच्छा मतलब ये सी होगा और ये बी होगा। अच्छा 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 अच्छा, सॉरी सॉरी, मतलब क्या ये डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, ए और सी के बीच में एंगल पूछ रहा है ना, तो ये होगा सी वेक्टर और ये होगा बी वेक्टर और ये होगा ए वेक्टर। तो अभी देखो, ए वेक्टर इज इक्वल टू बी प्लस सी होगा ना, ये रिजल्टेंट, बिल्कुल दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, ए वेक्टर मिलेगा। ए और सी के बीच में आपसे एंगल पूछा जा रहा है, मतलब ये एंगल कितना होगा आपको बताना है। अच्छा, ए और सी के बीच में एंगल कितना होगा, ए और सी के बीच में एंगल कितना होगा, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। देखिए, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका जो मैग्नीट्यूड है और इसका वो पाइथागोरस थ्योरम को वेरीफाई कर रहा है। मतलब क्या हुआ कि आप देखो 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, देखिए ये 9 हो गया प्लस 16 हो गया 25, और ये भी है 25। और जब पाइथागोरस थ्योरम को क्या करता है, कोई भी ट्रायंगल फॉलो करता है, देखो ट्रायंगल है ना, तो
इसका जो हाइपोटेन्यूज का अपोजिट वाला एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। मतलब ये कुछ इस तरीके से डायग्राम है, ये कुछ डायग्राम इस तरीके से, ये हो गया सी वेक्टर और ये हो गया बी वेक्टर और ये हो गया ए वेक्टर, और ये कहा जा रहा है कि ये 90 डिग्री एंगल है क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम को ये फॉलो कर रहा है। गजब। तो अगर बी और सी के बीच में एंगल पूछता तो इसको फैला देते और ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री होता, लेकिन बी और सी के बीच में नहीं पूछा है इसलिए π/2 टिक मत मार देना भाई। ए और सी के बीच में पूछा हुआ है, ए और सी के बीच में एंगल कितना होगा वो आपसे पूछा गया है, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, ए और सी के बीच में एंगल पूछा, रिजल्टेंट जो बनाता है इसके साथ एंगल वो क्या होता है, अल्फा होता है। उसकी वैल्यू क्या होती है, tan अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा इज इक्वल टू, अच्छे से देख ली क्या होता है, बी साइन थीटा प्लस ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है, बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस। लेकिन उस केस में क्या होता था, उस केस में क्या होता था, इसी में करना होगा, मेरे पास कोई स्लाइड खाली है नहीं। उस केस में क्या होता था, ये तो बी होता ही था लेकिन ये होता था ए, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, तो बी साइन थीटा, यहां तो बी है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, बी का मैग्नीट्यूड है तुम्हारे पास 4 इंटू साइन थीटा, मतलब कितना, साइन 90 डिग्री ना भाई साहब, साइन 90 होगा ना, अरे साइन 90 होगा ना रे, अरे क्योंकि थीटा क्या होता है, इस वाले वेक्टर और इस वाले वेक्टर के बीच में एंगल तो कितना है, देखो 90 डिग्री है, बिल्कुल। बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, मतलब इसका मैग्नीट्यूड ए होता था ना, फॉर्मूला देखो, थ्योरी देखो, ठीक है, ए ये होता था ना, ये वाला वेक्टर, बिल्कुल। तो तुम्हारे पास ये इसका कितना मैग्नीट्यूड है, ए का, ए का, ए का, मतलब सी का, सी का, सी का कितना है, 3 है। अच्छा, तो 3 प्लस बी कॉस 90 डिग्री, तो ये तुम्हारे पास कितना हो, साइन 91 हो गया, और ये तो पूरा 0 हो गया, तो ये हो गया 4/3। अच्छा, तो tan अल्फा की वैल्यू आई कितनी, 4/3। अच्छा, इतनी वैल्यू हमको समझ में, tan अल्फा कितना, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, ट्रायंगल बना लो, 9th में पढ़े हो, परपेंडिकुलर बाई बेस मतलब 4/3, ये कितना हुआ, 5 हो गया, ये कितना हो गया, 5 हो गया, ये कितना हो गया, 5 हो गया, ये कितना हो गया, 5 हो गया। तो अल्फा तो हमको मिल गया, ये एंगल मिल गया, लेकिन ये tan के टर्म में आया, आपको कॉस और साइन में पूछा इसलिए मैं निकाल रहा हूं। तो ये है तुम्हारे पास अल्फा एंगल, देखो ये है तुम्हारे पास अल्फा एंगल, ये कितना है, 5 है, और बी कितना है, 4 है, और ये 3 है। यहां से साइन अल्फा कितना होगा जरा बताना, तो साइन अल्फा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, मतलब ये हो गया 4/5। तो ये अल्फा कितना आ गया, साइन इनवर्स 4/5, साइन इनवर्स 4/5 का ही नहीं है, मतलब ये भी आंसर सही नहीं होगा, ना डी हो सकता है ना सी हो सकता है। कॉस के फॉर्म में देखते हैं, तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखोगे, बेस बाई हाइपोटेन्यूस 3/5, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया, कॉस इनवर्स 3/5 आ गया, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। देखिए कितना सुंदर क्वेश्चन था, कितना कुछ सीखने को मिला भाई साहब, मजा आ गया एकदम झमाझम करके। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखिए इस क्वेश्चन को, दो वेक्टर्स ए बी हैं सच दैट दिस इक्वल टू दिस एंड दिस फॉलो द इक्वेशन। अच्छा, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन द पॉजिटिव डायरेक्शंस ऑफ ए एंड बी देन मार्क द करेक्ट अल्टरनेटिव। लीजिए, अरे भाई साहब, ए बी मैग्नीट्यूड है और रिजल्टेंट यहाँ क्या है, सी है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड अगर कुछ इस रिलेशन को फॉलो करता है, ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है ना रे, अभी तो बताया हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और ये सी वेक्टर है, ए और बी को ऐड कर रहे हो तब सी वेक्टर मिल रहा है, मतलब ये रिजल्टेंट वेक्टर की बात हो रही है। इसका ये क्या रिलेशन दिया कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो इसको फॉलो करता है, ये तो पाइथागोरस थ्योरम है ना, इसका मतलब क्या हुआ, ये 90 डिग्री, इसलिए मैं इसको ऐसे डायग्राम बनाया हूं। अरे गजब, एंगल बिटवीन ए एंड बी बताना, अरे लो भाई साहब, इसको फैला दो, टेल इसका ज्वाइन, इसका भी टेल ज्वाइन, ये 90 तो ये भी 90, मतलब क्या हो गया, थीटा विल बी π/2। बात तो समझ में आई, हाँ सर, बात तो समझ में आई। बढ़ते हैं आगे, अरे गज्जा, देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, अगेन बहुत फेमस क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन में आपको नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा, यही यहाँ की खूबसूरती है। ये नहीं कि क्वेश्चंस रिपीट होंगे, हर एक क्वेश्चन में नया कॉन्सेप्ट मिलेगा और सीखने को कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, इसलिए झमाझम करके कम इनपुट दोगे मैक्सिमम आउटपुट कमाओगे, देख लीजिए। चलिए, लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू दिस है, बी अनदर बी वेक्टर विच इज नॉर्मल टू ए वेक्टर। नॉर्मल का मतलब क्या होता है, नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। आई बात समझ में, दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो सर हमने बताया था हमेशा डॉट प्रोडक्ट
जीरो कर देना। कभी भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर दिखे तो क्या कर देना, उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो कर देना। कभी भी पैरेलल वेक्टर्स दो दिखे तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो कर देना। ठीक है, यहाँ तो परपेंडिकुलर की बात हो रही है। अच्छा, ए वेक्टर कितना है, ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप डॉट 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 बी वेक्टर। बी वेक्टर जो नॉर्मल होना चाहिए, तो कंडीशन जीरो। लीजिए भाई साहब, लीजिए भाई साहब, तो अगर बी वेक्टर क्या रखोगे ताकि इसका क्रॉस प्रोडक्ट सॉरी डॉट प्रोडक्ट करो तो जीरो हो जाए। पहले इसको रख के देखते हैं, इसको रख के देखते हैं। तो इसको रख के देखोगे तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, देखो आई कैप मतलब बी कॉस थीटा आई कैप प्लस बी साइन थीटा जे कैप। तो देखिए जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जीरो हो रहा है कि नहीं। ए कॉस थीटा इंटू बी कॉस थीटा मतलब हो गया ए बी कॉस स्क्वायर थीटा, ए साइन थीटा और ये बी साइन थीटा मतलब हो गया प्लस ए बी साइन थीटा। अरे भाई साहब, साइन स्क्वायर थीटा, अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, आई कैप जे कैप के फॉर्म में रहेगा तो आई कैप देखो, आई कैप देखो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, ए बी कॉस स्क्वायर थीटा, जे कैप रहे तो ए बी साइन स्क्वायर थीटा। बिल्कुल सही। तो ये हो गया तुम्हारे पास। थ्योरी अगर याद है तभी समझ में आएगा, नहीं तो टकरा जाओगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, भाई साहब इसकी वैल्यू तो 1 होती है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, याद कर लीजिए, नहीं पता है तो 9 10 की चीजें हैं। ये हो गया तुम्हारे पास ए इंटू बी। बात तो समझ में आई, हाँ सर बात तो समझ में आई। चलिए बढ़ते हैं आगे एकदम झमाझम करके। ठीक है, इतना हो गया। तो ये तो नहीं हो सकता। वैसे चारों ऑप्शन आपको चेक करना। अभी फिलहाल में मैं आपको ये ऑप्शन चेक करके दिखा रहा हूं, ये वाला, ये वाला, ये डी ऑप्शन चेक करके मैं दिखाता हूं आपको, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि यही आंसर होगा। बाकी सारा आपको चेक करके खुद से देखना है। एक मैंने करके दिखा दिया, किसी में जीरो नहीं आएगा, देख लीजिएगा, इसी में जीरो आएगा बस। देखो ये है तुम्हारे पास कितना, आई ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा आई कैप माइनस ए साइन थीटा जे कैप। ठीक है, अच्छा, तो अब डॉट प्रोडक्ट करो तो ए कॉस थीटा इंटू ए कॉस थीटा मतलब ये हो गया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ठीक है, और माइनस ए साइन थीटा और ये माइनस प्लस ए साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। नहीं, ये भी जीरो नहीं होगा भाई साहब, लो ये भी नहीं होगा। मुझे कुछ और चेक करना पड़ेगा। चलिए मैं ये चेक करके देखता हूँ, ये चेक करके देखता हूँ। तो ये बी ऑप्शन देखते हैं। बी ऑप्शन देखोगे तो क्या होगा, आई कैप बी साइन थीटा प्लस जे कैप बी कॉस थीटा। देखिए ये तुम्हारे पास हो जाएगा ए कॉस थीटा इंटू बी साइन थीटा मतलब हो गया ए बी साइन थीटा कॉस थीटा प्लस बी कॉस थीटा और ए साइन थीटा, तो ये हो गया ए बी साइन थीटा कॉस थीटा। लो भाई साहब, ई भी जीरो नहीं होगा। लो, तो ई भी नहीं हो सकता, तो यही होना ही पड़ेगा, लेकिन चेक करके देख लेते हैं। यहां रखो कितना, बी साइन थीटा आई कैप माइनस बी कॉस थीटा जे कैप। करके देखो, ए बी साइन थीटा कॉस थीटा आएगा और ए साइन थीटा इंटू माइनस बी कॉस थीटा मतलब ये हो गया माइनस ए बी साइन थीटा कॉस थीटा। लीजिए भाई साहब, कट्टम कुट्टुम हो गया, जीरो आ गया। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। आखिरकार मुझे चारों चेक करके आपको बताना ही पड़ा। चलिए बातें क्लियर हो गई होंगी एकदम झमाझम करके। कभी भी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर दिखे तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए, याद। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप अलोंग आई कैप प्लस जे कैप। देखो ये ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं और शायद मैंने थ्योरी में कवर नहीं किया, और मैंने इसीलिए नहीं कवर की थी ताकि आपको मैं क्वेश्चन करते समय बताऊं। सुनिए, अगर मान लो तुम्हें किसी ए वेक्टर का अलोंग बी वेक्टर स्केलर कंपोनेंट निकालना है, क्या निकालना है, स्केलर कंपोनेंट निकालना है। सुनिएगा, तो ये क्या होता है, ऊपर में लिखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है, बाई जिसके अलोंग में निकालना है उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख दो, दिस विल बी द आंसर। अगर मान लो तुमको बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर निकालना है, स्केलर कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर निकालना है, लिख लीजिएगा। तो सर ने बताया था हमेशा ऊपर क्या लिखेंगे, हमेशा ऊपर लिखेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, हमेशा ऊपर यही लिखेंगे, और जिसके अलोंग में फाइंड करना है उसका मैग्नीट्यूड लिख दे। ठीक है, ये हुआ स्केलर कंपोनेंट की बात। अगर वेक्टर कंपोनेंट पूछ दिया ना भाई साहब, दो कंपोनेंट होते हैं, मैंने बताया था। तो वेक्टर कंपोनेंट मतलब क्या हुआ कि डायरेक्शन भी आपको इंक्लूड करना होगा। तो ये सेम चीज लिखोगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, लेकिन जिसके अलोंग में फाइंड कर रहे हो ना
उसके डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा, वेक्टर नहीं यूनिट जो वेक्टर होगा बी कैप, वो मल्टीप्लाई कर दोगे। ये डॉट नहीं है, ये है मल्टीप्लाई, सिंपल मल्टीप्लाई, ठीक है। उसी तरीके से अगर इस केस में भी अगर तुम्हें वेक्टर कंपोनेंट निकालना होगा ना, तो तुम क्या करोगे, वेक्टर कंपोनेंट अगर तुम्हें निकालना होगा तो तुम क्या करोगे, ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर बाई एलोंग ए वेक्टर है ना, तो ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड से तो मल्टीप्लाई करेंगे ही नीचे, मतलब डिवाइड करेंगे ही नीचे, और जिसके एलोंग में फाइंड करना है उसके ए कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कि यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। इतनी चीजें याद हो गई, तो देखते हैं आगे। अब देखिए व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर अलोंग दिस वेक्टर, आई कैप और जे कैप के फॉर्म में आंसर दिया हुआ है, और ए और बी ऑप्शन ही मैंने मारा है, सी और डी पता नहीं कहां गायब हो गया, कोई बात नहीं, आंसर निकाल लेंगे। अगर सी और डी नहीं भी दिया है तो क्वेश्चन की तरह इसको ले लो। व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप अलोंग आई कैप जे कैप, अरे जिसका निकालना होता है ए वेक्टर, जिसके अलोंग में निकालना होता है बी वेक्टर, ठीक है। कंपोनेंट फाइंड करना है तो सबसे पहले ऊपर डॉट प्रोडक्ट तो लिखबे करते हैं, जिसके लॉन्ग में फाइंड करते हैं उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, और साफ साफ दिख रहा है आई कैप जे कैप है, तो वेक्टर कंपोनेंट निकालना है, तो जिसके लॉन्ग में फाइंड करना होता है उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। ए डॉट बी करो कितना होगा, 3 इंटू 1 4 इंटू 1 मतलब कितना हो गया 7 हो गया, बाई बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, इसका √2 हो गया, देख लीजिए, √1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है, इंटू बी कैप, अरे गजब। अब सुनिए, यूनिट वेक्टर को क्या लिखते थे, याद कीजिए, बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी कैप, ऐसे ही तो लिखते थे यूनिट वेक्टर को। तो यहां से बी कैप कितना आया, बी कैप आया तुम्हारे पास बी वेक्टर बाई बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अच्छा, मतलब इसको तुम लिख सकते हो 7/√2 इंटू बी वेक्टर बाई बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अभी फाइंड किया, अरे √2 हो गया 7/√2 इंटू √2, और बी वेक्टर क्या है, आई कैप प्लस जे कैप है, ये हो गया तुम्हारे पास 7/2 आई कैप प्लस जे कैप, दिस विल बी द वेक्टर कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर अलोंग दिस वेक्टर। ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, सी और डी ऑप्शन में होगा, शायद मैं यहाँ पे काट के डालना भूल गया, तो ये नोट कर लीजिएगा, बात समझ में आई, हाँ सर बात समझ में आई। चलिए बढ़ते हैं, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, द वेक्टर सम ऑफ टू फोर्सेज इज परपेंडिकुलर टू देयर वेक्टर डिफरेंस, वेक्टर सम ऑफ टू फोर्सेज मतलब क्या हुआ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दिस इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, देखिए इस परपेंडिकुलर टू देयर वेक्टर डिफरेंस है, ठीक है बहुत सा, इन दैट केस द फोर्सेज विल बी, उस केस में क्या होगा, इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, परपेंडिकुलर होंगे, इक्वल होंगे, क्या आपको बताना है। तो मैं क्या करता हूं, दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो दोनों वेक्टर का तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, यही तो बताया था मैंने भाई साहब। ए और बी परपेंडिकुलर नहीं है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर परपेंडिकुलर है, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, तो ये होगा इज इक्वल टू 0। अब इसको तोड़ दो, तो ए वेक्टर को तोड़ोगे भाई साहब तो तुम्हारे पास क्या होगा, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब देखिए इज इक्वल टू यहाँ पे 0 हो गया। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर तुम्हारे पास क्या हो गया, ए स्क्वायर हो गया, ठीक है। ए वेक्टर डॉट यहां बचा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट, ठीक है, ये कितना हो गया, प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है, ये कितना हो गया, माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये और ये कट्टम कुट्टुम हो गया भाई साहब, देख लीजिए, तो आ गया ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, इसका मतलब यह हुआ कि ए इज इक्वल टू बी होगी, इसका मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, आर इक्वल टू इच अदर इन मैग्नीट्यूड। बातें समझ में आ रही होगी सर, बातें समझ में आ रही हैं। अगर इस क्वेश्चन में यह बोल दिया होता कि ए वेक्टर का प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल है किसके, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के, तो याद कर लीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, तब ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या होते हैं, इन दूसरे के एंगल के बीच का एंगल जो होता है 90 डिग्री होता है। बातें समझ में आ रही है सर, हाँ सर, हाँ सर। चलिए ये रिजल्ट जरूर याद कर लीजिएगा, डायरेक्ट पूछा जाता है, अगर ये मैग्नीट्यूड लिखा होगा तो इक्वल है तो क्या होगा, ए और बी के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है सर। आगे बढ़िए, देखिए ए और बी दो वेक्टर्स हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉम्पोनेंट, मैग्नीट्यूड मतलब क्या हुआ रे, अरे मैग्नीट्यूड मतलब क्या हुआ, स्केलर कॉम्पोनेंट, ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, अरे भाई साहब ऊपर लिखते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, जिसके अलोंग में फाइंड करना उसका मैग्नीट्यूड नीचे लिखो, अरे गजब हो गया आंसर तुम्हारे पास। देखिए दोनों को डॉट प्रोडक्ट करो, 2
यहाँ पे है और यहाँ पे 1 है तो ये 2 हो गया, प्लस यहाँ 3 है और यहाँ 1 है तो ये 3 हो गया, बाई वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब कितना हुआ, √2 हो गया। अरे लीजिए 5/√2 विल बी द करेक्ट आंसर। बात समझ में आई? हाँ सर, बात समझ में आई। अरे इतना इजी क्वेश्चन था सर। अरे हाँ सर, चलिए आगे बढ़िए। यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स ऑफ दिस एंड दिस। अरे क्वेश्चंस को घुमा दिया है भाई साहब लैंग्वेज के फॉर्म में। कोई बात नहीं सर, यहां से मजबूत है, अच्छी सोच हमारी, बनेगा, पढ़े हैं तो क्यों नहीं बनेगा। रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? अरे रिजल्टेंट ये होता था ना, याद कीजिए, दोनों का एडिशन। तो दोनों को ऐड करके रिजल्टेंट निकालो पहले। ये हो गया 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, ठीक है, प्लस बी वेक्टर मतलब -i कैप प्लस 3j कैप माइनस 8k कैप। अरे गजब, ये हो गया तुम्हारे पास 4i कैप माइनस i कैप मतलब हो गया 3i कैप, 3j कैप हो गया 6j कैप, ये हो गया 6k कैप और -8k कैप मतलब हो गया -2k कैप हो गया। ठीक है सर। और यूनिट वेक्टर इसके पैरेलल मतलब क्या, इसके डायरेक्शन में ही। तो जो आप वो यूनिट वेक्टर लिखते थे ना, एक कैप ए वेक्टर बाय ए मैग्नीट्यूड, इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। यही आपको निकालना होता है कभी भी किसी वेक्टर के पैरेलल यूनिट वेक्टर निकालना है, मतलब उसके डायरेक्शन में निकालना है। तो ये जो होता है वो यूनिट वेक्टर पैरेलल टू ए वेक्टर होता है। यहाँ पे वेक्टर क्या है, यहाँ पे ए वेक्टर है, यहाँ पे वेक्टर क्या बना है, रिजल्टेंट वेक्टर बना है। तो इसके पैरेलल में निकालना है, इसका मतलब क्या हुआ कि यही निकालना है। तो ये निकालना होगा तो क्या होगा, रिजल्टेंट का यूनिट वेक्टर निकालना है तो क्या होगा, आर वेक्टर भाई आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, देखिएगा यहाँ से, ये आ जाएगा √9 प्लस 6 स्क्वायर 36 प्लस 4 हो जाएगा, मतलब ये कितना हो गया रे, √49 हो गया रे, मतलब ये हो गया 7। ठीक है, इतनी बातें हमको समझ में आती हैं। तो ये आर वेक्टर कितना आ गया, अरे 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप बाई आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड दैट इज बाई 7। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। बातें समझ में आ रही होंगी एकदम झम्मा झम करके, एकदम मजा आ गया होगा, मजा आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए इस क्वेश्चन को, सुंदर क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। Two forces 3 Newton and 2 Newton are at an angle theta such that the resultant is r। अच्छा, दो वेक्टर हैं, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। दो वेक्टर्स को मान लेते हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, दोनों का मैग्नीट्यूड ए और बी मान के चलते हैं, दोनों का रिजल्टेंट आर। मैग्नीट्यूड कितना है, 3 और 2 है। इसका मैग्नीट्यूड 3, इसका मैग्नीट्यूड 2, रिजल्टेंट आर है। तो तुम्हारे पास कितना हो गया, √3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, मतलब 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू cos थीटा। ठीक है, the first force is now increased to 6 Newton and the resultant becomes 2r। फर्स्ट फोर्स को इंक्रीज करके 6 न्यूटन कर दिया गया, मतलब इसको 6 कर दिया गया। अरे गजब। तो आपको बताना है कि रिजल्टेंट अगर 2r हो जाता है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी। अच्छा, रिजल्टेंट 2r हो जाता है, मैं b के साथ कुछ नहीं किया हूं, a के साथ किया हूं, बस a के साथ किया हूं, इसको ट्वाइस कर दिया हूं, 3 को 6 कर दिया हूं, तो ये हो गया 36 प्लस 6 स्क्वायर 36 प्लस 2 स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू ए इंटू बी मतलब 6 इंटू 2 इंटू कॉस थीटा। एंगल अभी भी दोनों के बीच में हमने क्या रखा है, सेम रखा है, चेंज नहीं किया है। तो थीटा की वैल्यू बतानी है क्या होगी। मैं क्या करता हूं, दोनों को डिवाइड कर देता हूं, तो ये होगा 2r/r हो गया इज इक्वल टू, ये कितना हो गया देखिए, √40 प्लस 2 2 जा 4 6 4 जा 24 cos थीटा बाई √3 3 जा 9 9 प्लस 4 कितना 13 प्लस ये कितना हुआ 3 2 जा 6 6 2 जा 12 cos थीटा 12 cos थीटा। ये और ये कैंसिल हो गया, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो तो ये हो गया तुम्हारे पास 4 इंटू और इसको इधर घुसा दो तो ये हो गया तुम्हारे पास 13 प्लस 12 cos थीटा इज इक्वल टू, ये तुम्हारे पास कितना हो गया 40 प्लस 24 cos थीटा। स्क्वायरिंग करके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया और कुछ ज्यादा नहीं किया इसमें। तो ये 13 4 जा कितना होता है 52 प्लस 12 4 जा 48 cos थीटा इज इक्वल टू, ये हो गया तुम्हारे पास 40 प्लस 24 cos थीटा। इधर इसको ले आओगे तो तुम्हारे पास कितना होगा 24 cos थीटा
इसको इधर पटकोगे तो तुम्हारे पास क्या हो गया -12। भाई यहाँ से cos थीटा की वैल्यू -1/2 हो गई। cos थीटा की वैल्यू -1/2 कब होती है? जब थीटा 120 डिग्री होता है, याद कर लीजिए। बातें समझ में आ रही हैं? हाँ सर, बातें समझ में आ रही हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। अरे गजब, इस क्वेश्चन को देखिए। अ वेक्टर P1 इज अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अच्छा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर है, मतलब क्या हुआ कि ये तुम्हारे पास कुछ एक्स आई कैप होगा। आई कैप के अलोंग में क्या होता है? एक्स एक्सिस होता है। इफ इट्स वेक्टर प्रोडक्ट विद अनदर P2 वेक्टर इज 0, देन P2 वेक्टर कुड बी। इसका वेक्टर प्रोडक्ट किसी के साथ 0 है तो क्या होगा? तो दूसरा वेक्टर बताना है। अरे भाई साहब, अगर वेक्टर प्रोडक्ट 0 है, अगर वेक्टर प्रोडक्ट इसका 0 है किसी दूसरे वेक्टर के साथ, तो दो वेक्टर का प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट कब 0 होता है? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कब 0 होता है? ये 0 होगा कब? सुनिए, ये होगा ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। तो अगर थीटा 0 हो जाए या फिर 180 हो जाए, तो साइन 0 या साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। तो ये 0 हो जाता है। मतलब क्या हुआ? या तो वेक्टर्स पैरेलल होने चाहिए, थीटा 0 और 180 थीटा होता है, तो मतलब क्या होता है? एंटी पैरेलल होने चाहिए। ठीक है, क्या होने चाहिए? एंटी पैरेलल होने चाहिए। अच्छा, तो ये देखो, इस चीज को आप लिख सकते हो 4 इंटू माइनस आई कैप। ये है प्लस एक्स एक्सिस की ओर, और ये है माइनस आई की तरफ, मतलब निगेटिव एक्स एक्सिस। दोनों एंटी पैरेलल है, इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी। अरे हाँ सर, बात समझ में आई। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुंदर क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर। अरे गजब, दो यूनिट वेक्टर है, मतलब ए कैप प्लस बी कैप करोगे तो एक यूनिट वेक्टर ही आता है, सी कैप। अरे देन द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस इज, इसका डिफरेंस का मैग्नीट्यूड कितना होगा आपको बताना है। अच्छा, तो भाई ये कितना होगा ये बताना। ये होगा ए कैप का होल स्क्वायर प्लस बी कैप का होल स्क्वायर प्लस 2 ए कैप बी कैप इंटू कॉस थीटा। अरे यहाँ माइनस हो जाएगा ना, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस हो जाएगा, बस यही बताया था मैंने डिफरेंस में, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे स्पेशल क्या कि ये जो वेक्टर है, यूनिट वेक्टर एक वेक्टर ही होता है, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? मैग्नीट्यूड 1 होगा। तो यहाँ क्या रखो? 1 रखोगे, यहाँ 1 रखोगे, तो ये तुम्हारे पास कितना हो गया? √1 + 1 - 2 cos थीटा। तो ये तुम्हारे पास कितना हो गया? √2 - 2 cos थीटा। ठीक है। अच्छा, थीटा की वैल्यू मिल जाए तो झम्मा झम मजा। थीटा क्या होता था? ए कैप और बी कैप के बीच में एंगल, ए कैप और माइनस बी कैप के बीच में नहीं, ए कैप और बी कैप के बीच में एंगल। देख लीजिए नोट्स पलट के। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ए कैप और बी कैप के बीच में क्या करना है? आपको एंगल फाइंड करना है। चलिए, तो देखो, इसका जो रिजल्टेंट है वो भी क्या यूनिट वेक्टर है, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 होगा, इज इक्वल टू √। ये भी दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं, तो तुम्हारे पास ए कैप का स्क्वायर मतलब 1 प्लस बी कैप का स्क्वायर मतलब 1 प्लस 2 × 1 × 1 × cos थीटा। ठीक है, हाँ सर, ठीक है। ये किसका लगाया हूँ? ए कैप प्लस बी कैप के लिए, उसका जो मैग्नीट्यूड है उसका फॉर्मूला। ठीक है, तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो तो कितना हो गया? 1 इज इक्वल टू 2 + 2 cos थीटा। तो ये हो गया cos थीटा इज इक्वल टू -1/2। अरे भाई, थीटा की वैल्यू 120 डिग्री अभी बताया था, cos थीटा -1/2 होता है, तो थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। अरे गजब सर। तो हो गया 2 -2 इंटू -1/2 अंडर रूट हो गया, इज इक्वल टू क्या हो गया? √2। अरे कट्टम कुट्टुम करो भाई, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 2 + 1, तो √3 विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। बात समझ में आई? हाँ सर, बात समझ में आई। अरे बढ़िए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अरे देखिए, आउट ऑफ द फ्लोइंग सेट्स ऑफ फोर्सेस द रिजल्टेंट ऑफ विच कैन नॉट बी 0। इसमें से किसका रिजल्टेंट 0 नहीं हो सकता है? कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया तो सुनिएगा आप क्या करना है आपको। फर्स्ट वेक्टर को ए वेक्टर मान लो, जो भी दिया है जिस ऑर्डर में, इसको बी वेक्टर और सी वेक्टर। अब जो सी देखो, सबकी मैग्नीट्यूड दी हुई है। सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, या तो वो ए प्लस बी या तो फिर वो ए माइनस बी के बीच में लाई करना चाहिए, तभी जाके उनका रिजल्टेंट 0 हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। अब देखिए, ए प्लस बी मतलब कितना? 20। इसका मैग्नीट्यूड सी का मतलब 10। ए माइनस बी मतलब 0। दोनों के बीच में लाई कर रहा है क्या? इस केस के बिल्कुल। तो इसका रिजल्टेंट 0 हो सकता है, आपको कैन नॉट भी बोला है। अच्छा, ये सी वेक्टर मैग्नीट्यूड 20, ए माइनस बी मतलब 0, ए प्लस बी मतलब 20। देखो ये इक्वालिटी वाला साइन भी लगा, इसके इक्वल है क्या? बिल्कुल। तो ये भी हो सकता है, रिजल्टेंट 0 हो सकता है तीनों का मिला के। सी वेक्टर 20
ए माइनस बी -10, ए प्लस बी 30, क्या दोनों के बीच में लाई कर रहा है? बिल्कुल, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, रिजल्टेंट 0 तुम्हारे पास हो सकता है। ये देखो सी वेक्टर, ठीक है, ए माइनस बी, ठीक है, ए प्लस बी, ठीक है, क्या -10 और 30 के बीच में लाई करेगा? नहीं, 30 से ऊपर ना 40 आता है, बिल्कुल, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो इन तीनों को मिलाओगे तो रिजल्टेंट कैन नॉट बी 0, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। बातें समझ में आई होंगी एकदम झमाझम करके, बहुत फेमस क्वेश्चन था भाई साहब, बढ़ते हैं आगे। चलिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट, अरे वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड कितना होगा? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है? ए बी साइन थीटा एन कैप होता है, ये यूनिट वेक्टर है। मैग्नीट्यूड लोगे दोनों साइड क्या होगा? तो यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है क्या होता है? 1 होता है, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास सिंपली ए बी साइन थीटा, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, बिकॉज इट इज अ यूनिट वेक्टर। दिस इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, मतलब स्केलर मतलब क्या? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो ए और बी के बीच में एंगल बताना है, वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना होगा? अरे गजब, ये है तुम्हारे पास ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू √3, और ए डॉट बी मतलब हो गया तुम्हारे पास ए बी कॉस थीटा, कट्टम कट्टम करो भाई, टेन थीटा इज इक्वल टू आ गया √3, इस कॉस थीटा को इधर लाया है, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 60 डिग्री आ गई भाई साहब, 60 डिग्री मतलब π/3, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। बात समझ में आई? हाँ सर, बात समझ में आई, थीटा इज इक्वल टू हो गया 60 डिग्री। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अरे गजब, द लीनियर वेलोसिटी ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी इज गिवन बाय दिस, ओमेगा और आर इतना दिया, द मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर इज, अरे मतलब इन दोनों का बस क्रॉस प्रोडक्ट करना है। देखो साफ साफ दिया है कि ये निकालना है, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। लीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना सिखाया था ना रे। इसको पहले क्या लिख सकते हो? यहाँ पे देखो, 0 i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप, पहले जो है, पहले तो डब्बा बना लो, आई कैप, जे कैप और के कैप, पहले जो है, ठीक है, उसका आई कैप, जे कैप और के कैप का नंबर्स लिखना था, 1 -2 और 2, बाद में आर वेक्टर है, तो ये हो गया तुम्हारे पास 0 4 और -3। चलिए, अब इसको सॉल्व करने बताया था ना रे। लिखो आई कैप, लिखो माइनस जे कैप, फिर लिखो फिर के कैप, फिर क्या बोला, फिर क्या बोला, फिर क्या बोला, अरे ब्रैकेट लगाओ, अरे ब्रैकेट लगाओ, ठीक है। चलिए, चलिए, अब क्या बोला? नीचे और बगल को गोली मारो, नीचे और बगल को गोली मारोगे तो ये वाली क्वांटिटी बचेगी, तो -2 इंटू -3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, -4 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। आप करके देख लीजिए सीक्वेंस वाइज में, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। देखिए, ये और ये गायब कर दो, 1 इंटू -3 हो जाएगा, -0 इंटू 2 तो ये -0 हो जाएगा, फिर ये और ये गायब कर दो तो 1 इंटू 4 4 हो जाएगा, -0 इंटू -2 तो ये हो जाएगा। अरे गजब, तो ये हो गया -2 i कैप, और ये हो गया माइनस माइनस प्लस प्लस 3j कैप और पूरा 4k कैप। इसका मैग्नीट्यूड पूछा हुआ है भाई साहब, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा रे? इसका मैग्नीट्यूड होगा √-2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल। तो ये तुम्हारे पास कितनी वैल्यू हो जाएगी? ये हो जाएगी तुम्हारे पास 4 + 9 + 16, तो ये तुम्हारे पास कितना हो गया रे? ये हो गया तुम्हारे पास 16 4 20 √29, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। बातें समझ में आ रही होंगी, होप कि आपको ये याद होगा कि अगर तुम्हारे पास कोई भी वेक्टर है किस फॉर्म में, ए वेक्टर इज इक्वल टू, हो, ए वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, अगर आई कैप और जे कैप का के कैप का फॉर्म में दिया तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? इसका मैग्नीट्यूड होता है √x² प्लस y² प्लस z², वही सारे मैं फॉर्मूले लगाता हूँ। चलिए, अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गजब सर, फॉर एनी टू वेक्टर्स दिस इज इक्वल टू दिस, द मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अरे भाई साहब, दो वेक्टर का जब जोड़ते हैं तो उसका रिजल्टेंट आता है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होता है √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। बस थीटा मिल जाए तो मजा आ जाए, दोनों के बीच का एंगल। बाकी ए बी तो मैग्नीट्यूड दिया ही है ए और बी का। अच्छा, तो ये रिलेशन दिया है, ये क्या होगा? देखो, ये डॉट प्रोडक्ट है, तो ये हो जाएगा ए बी कॉस थीटा, थीटा विद द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ये क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है, तो अभी अभी बताया कितना होता है? ए बी साइन थीटा होता है, एन कैप हट जाता है, उसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाता है। देखो, कैंसिल कर दो, इसको इधर ले आओ तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया, इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आ गया? 45 डिग्री आ गया। अरे मतलब यहाँ cos 45 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? √2ab
cos थीटा मतलब कितना हो जाएगा cos 45 डिग्री मतलब 1/√2 हो जाएगा। अरे कट्टम कुट्टम करो भाई, करते हैं सर। अरे काटने की भी जरूरत नहीं है सर, नहीं काटने की जरूरत है क्योंकि अंडर रूट a² प्लस b² प्लस √2ab हो जाएगा, √2ab हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। बातें समझ में आई होंगी। चलिए झमाझम करके देखते हैं इस क्वेश्चन को और लास्ट क्वेश्चन को। ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है नीट में, इसलिए समझ लीजिएगा। अरे आप तो उड़ा दोगे इस क्वेश्चन को। ई वेक्टर है, इसके परपेंडिकुलर है इस वेक्टर के, तो बताओ अल्फा की वैल्यू क्या होगी। अरे दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। अरे झमाझम करके 0 होता है। चलिए ये वेक्टर ए मान लेते हैं, ये वेक्टर बी मान लेते हैं। ये हो गया डॉट प्रोडक्ट 0, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप डॉट, यहां 4j कैप है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहां -4i कैप है प्लस अल्फा के कैप है। जल्दी जल्दी में गलत मत कर दीजिएगा, जनरली पहले आई कैप लिखा जाता। अच्छा, तो आई कैप के नंबर को आई कैप के नंबर से ही मल्टीप्लाई कीजिएगा। यहाँ -4 है, 2 इंटू -4 -8, 3 और यहाँ जे के साथ 4 है तो तुम्हारा 3 4 12, ठीक है। 8 और अल्फा तो ये हो गया प्लस 8 अल्फा इज इक्वल टू 0। ये तुम्हारे पास कितना होगा 8 अल्फा इज इक्वल टू, ये हो गया 12 -8 4 और इधर जाएगा तो -4। अच्छा, मतलब क्या हुआ अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई -4/8 मतलब कट्टम कुट्टुम करो भाई -1/2 मतलब ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। अगर आपने वैल्यू उल्टी फुल्टी रखी भाई साहब तो आंसर गलत आ जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन था झमाझम करके। जितने भी सुंदर जितने भी अलग क्वेश्चन हो सकते थे मैंने सारे करवा दिए। आपका काम क्या है, नोट्स को रिवाइज कीजिए और झमाझम करके क्वेश्चंस लगाइए। इसके बाद पीवाईक्यूज लगाइए। पीवाईक्यूज तो तुम देखने पे हल्का ही लगेगा। होप कि लेक्चर पसंद आया होगा, वेक्टर्स बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया होगा। मिलेंगे अगले लेक्चर में मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के साथ और बीच बीच में मैं आपको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और ट्रिग्नोमेट्री के भी कुछ बेसिक्स करवा दूंगा, चिंता मत कीजिएगा। चलिए फिर टट्टा, बाय बाय, टेक केयर।